बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। आपको याद होगा जब हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो एक जो है हम लोगों ने मान लिया था कि थीटा जो है काफी स्मॉल है, जिससे कि साइन थीटा टेन थीटा की इक्वल हो गया था। मतलब अगर हम ठीक ऊपर देख रहे हैं, आप अक्सर देखते हुए होंगे कि जब भी रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ पे क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है ठीक ऊपर से देखा जा रहा है, मतलब नॉर्मली देखा जा रहा है, क्योंकि जब आप जितना एंगल बढ़ाएंगे तो थीटा जैसे ही ज्यादा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा की इक्वल नहीं होगा। तब हम जो प्रोसेस है डेरिवेशन का उसी तरह से हमें सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यानी कि जो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि वह थीटा काफी स्मॉल हो, मतलब ठीक ऊपर से देखा जाए, जिससे कि हम साइन थीटा अप्रॉक्स जो टेन थीटा का एजम्पशंस लिए थे वो सही हो जाए। तो इस क्वेश्चन का यही जवाब था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। थैंक यू सो मच। प्रिज्म की जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो आपको याद होगा कि लाइट को जब हम लोग पास करवा रहे थे, है ना, तो वह कुछ एंगल से क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। मतलब अगर हम लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाएं तो वो कुछ एंगल से वो क्या हो रहा था, टर्न ले रहा था। बट यहां क्वेश्चन है क्या एक कोई ऐसा कंडीशन पॉसिबल है जबकि वो डेविएशन ना शो करे? तो अब रे ऑफ लाइट जो है बहुत है, मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ रे ऑफ लाइट पास हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर ऐसा केस लेते हैं कि लाइट जब वो एंटर किया तो वो मान लो बेस से टकराया और बेस पे वहां पे मान लो TIR हो गया। पॉसिबल है, क्योंकि डेंसर से रेयर जाता है रे ऑफ लाइट तो TIR पॉसिबल है। तो सेम मीडियम में यानी कि प्रिज्म के अंदर वो डेविएट होगा और दूसरे सरफेस से जब बाहर निकले तो मान लो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा हो कि जिससे जब वो रिफ्लेक्ट हो यानी कि फाइनली जब इमर्जेंट हो तो वो रे यानी कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे दोनों एक ही लाइन में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है यहां पे लाइट जो है अनडेविएटेड रहा। तो आप समझ रहे होंगे, आप पिक्चर को भी देख लीजिए। यहां मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि रे ऑफ लाइट जो है, चूंकि बहुत सारी संख्या है रे ऑफ लाइट, हम अनलिमिटेड ले सकते हैं, तो उनमें से एक पर्टिकुलर केस ऐसा हो सकता है जिसमें कि लाइट जो है प्रिज्म के इनसाइड जाए, बेस से टकराए और टकराने के बाद एक TIR का यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर से वह जब दूसरे सरफेस से जब वो बाहर निकले तो वो क्या हो जाए, फाइनल जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और इमर्जेंट रे का सेम हो। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा यस, दिस इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डायमंड और ग्लास दोनों अगर मान लीजिए लाइट पास करवाते हैं तो डायमंड जो है उसकी शाइनिंग ज्यादा होती है ना। और यही वजह भी है कि डायमंड जो है काफी कॉस्टली है ना। ज्वेलरी की बात अगर करें तो बिना डायमंड के वो अधूरी कहानी है और गर्ल्स को तो खासकर या सभी औरतों को और हम सबको भी बहुत पसंद है। तो डायमंड जो है क्यों शाइन करता है? तो देखो अब है कि TIR होगा, तो TIR तो खैर दोनों में होगा, ग्लास में भी होगा, इसमें भी होगा, है ना, क्योंकि लाइट जो है एक तरह से डेंसर से रेयर मीडियम, ग्लास जो है वह भी डेंसर है और जो एयर है एटमॉस्फेयर वो रेयर मान लो। लेकिन होता क्या है, अगर TIR का फॉर्मूला आप देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का, तो म्यू जो होता है साइन थीटा का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब देखो जितना म्यू ज्यादा होगा उतना थीटा स्मॉल होगा। स्मॉल होने का मतलब है कि वहां पे TIR जब एंगल काफी स्मॉल होगा तो ज्यादा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और जितना मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट जितनी बार अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, शाइन करेगा। अब ग्लास के केस में म्यू जो है कंपेयर टू डायमंड कम होता है, तो आप ऐसे समझ लो कि म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा। तो म्यू चूंकि डायमंड का ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो थीटा स्मॉल होगा। जब स्मॉल एंगल होगा तो मल्टीपल टाइम्स वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होगा, जिसकी वजह से डायमंड जो है ज्यादा वो शाइनिंग दिखाई देता है। बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू जब हम लाइट पास करवा रहे थे तो वो अपने पाथ को क्या कर रहा था, लिटिल शिफ्ट कर रहा था। जो शिफ्टनेस का हम लोग फॉर्मूला निकाले थे वो क्या था, T थिकनेस मान लेते हैं प्लेट का, तो T इन ब्रैकेट 1 - 1/μ, जहां म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया क्योंकि म्यू जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है। अब सोचो म्यू चेंज होने से क्या होगा, तो फॉर्मूले में अगर देखिए तो लाइट जो है जो शिफ्ट हो रहा है, अगर म्यू चेंज होगा तो एपरेंट शिफ्ट जो हो रहा है वह भी फ्लैक्चुएट करेगा। अब जब वो फ्लैक्चुएट करेगा तो लाइट अगर मान लीजिए एक कोई चीज एक ल्यूमिनस बॉडी दे दें और आपको इस तरह से मतलब हिलाएं, मतलब इस तरह से शिफ्ट करें, है ना, एपरेंटली अगर शिफ्ट करें तो वो एक तरह से ट्विंकलिंग की तरह यानी झिलमिलाते हुए दिखेगा ना। क्लियर पिक्चर तो नहीं मिलेगा लेकिन टिमटिमाते हुए, जैसे कि स्टार्स। एक्चुअली स्टार्स में भी देखा जाए कि केस में वो जो ट्विंकलिंग होता है यही होता है, क्योंकि जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वह भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो फ्लैक्चुएट हो रहा है तो रे ऑफ लाइट
हमारे पास डायरेक्ट तो आ नहीं रही है ना, वो एक तरह से मीडियम के थ्रू है ना। मीडियम भी कैसा है, तो रेयर से एक तरह से डेंसर, यानी एटमॉस्फेयर थोड़ा डेंस है मान लेते हैं, और वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है तो स्विफ्टनेस भी क्या होगा, वह भी फ्लक्चुएट होगा। तो ऐसा लगता है कि स्टार जो है एक्चुअली कोई ट्विंकलिंग वगैरह नहीं होता है, बट हमें लगता है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, जो इमेज कैप्चर करता है वो क्या करता है, लाइट जब हमारे रेटिना पे इंसिडेंट होती है और तब फोकस होता है और हम चीजों को देख पाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करे? तो आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। आप कहेंगे कि भाई ये कैसे संभव है? तो देखो, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म करने का, तो हमने आपको बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग नेचर का है तो कहीं ना कहीं जाकर वो मीट करेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन रे ऑफ लाइट डाइवर्जेंट नेचर का है तो कहीं नहीं आगे जाके मीट करेगा, तो वर्चुअली पीछे की ओर जाके मीट करवाएंगे और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि प्लेन मिरर के सामने कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को पास करवाएं? जब ऐसा होगा तो टकराने के बाद वहां रियल मीट करेगा और रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो ये कैसे होगा? तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमने एक कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस का हेल्प लिया है। किस लिए? क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। अब इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म करेगा। अब मान लो इमेज जहां फॉर्म करा उससे और नजदीक एक प्लेन मिरर को वहां पे रख दे, तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट एक तरह से टकराएगा, टकराने के बाद एक रियल इमेज फॉर्म करेगा। अब इसी को कुछ लोग कहते हैं कि देखो, लेंस जो है एक तरह से जो इमेज फॉर्म किया, वो इमेज एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा प्लेन मिरर के लिए, और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म हो गया। लेकिन कहानी बेसिक इतनी ही है कि अगर रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग नेचर का हो तो टकराने के बाद प्लेन मिरर से वो कहीं ना कहीं रियल मीट करेगा और रियल इमेज फॉर्म करेगा। हम लोग बचपन में ये काम बहुत किया करते थे, कन्वेक्स लेंस लेते थे और सनलाइट के सामने रखते थे, और कोई भी एक सूखी पत्ती जो है पेड़ की रख ले तो धीरे 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 वो क्या होने लगता था, बर्न होने लगता था, धुआं आने लगता था। और इसकी वजह क्या होती है वो तो आप सबको पता है कि लाइट जो है कन्वर्जिंग, चूंकि वो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस करते हैं, लाइट को वो कन्वर्ज करती है और एक पॉइंट पे जब फोकस होती है तो क्या होता है, वहां पे लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो हीट एनर्जी है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और वो बर्न हो जाता है। अब सवाल यहां पे तीन पार्ट में पूछा गया। एक तो है कि कहा गया कि भाई अगर मान लो वर्चुअल इमेज अगर फॉर्म कर रहा है तो वो उस पॉइंट पे अगर हम रखें पेड़ की पत्ती को तो क्या वो बर्न होगा कि नहीं? देखो, तो लाइट जो है वो लाइट के अंदर जो हीट एनर्जीज है उसकी वजह से वो बर्न होता है। तो अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअली मीट कर रहा है, रियल में तो लाइट वहां पहुंची ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर होगा नो, बिल्कुल वो बर्न नहीं करेगा। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहा है कि रियल इमेज फॉर्म करता है। तो रियल इमेज कब फॉर्म करता है? जब रियल रे ऑफ लाइट वहां पे मीट हो, और जब रियल रे ऑफ लाइट मीट करेगा तो वो अपने साथ हीट एनर्जी रखे हुए, तो ऑब्वियस है वो बर्न हो जाएगी। तो दूसरे सवाल का जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बर्न हो जाएगा। और तीसरा जो सवाल है कह रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है लेकिन इमेज रियल है। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो और इमेज रियल हो, मतलब लाइट तो वहां पहुंची और रियल में पहुंच रही है, इसका मतलब हीट एनर्जी भी वहां पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की वजह से वो क्या होगा, पेड़ की पत्तियां जो है या जो भी सामने में चीज रखो वो बर्न हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर ये जो है एक सेल्फी लेने का ये बहुत ही प्रचलित तरीका है जिसमें कि हम लोग प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं और इस तरह से बैक का यानी पीछे का काफी अच्छा जो है व्यू आता है और बहुत अच्छी सेल्फी आती है। लेकिन कहानी यह है कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल नेचर का करता है, और वर्चुअल जो है ऑब्जेक्ट उसको अच्छे से वो कैप्चर करे, यानी कि आपके मोबाइल का कैमरा। यानी कि यहां जो ये क्वेश्चन पूछा रहा है पॉसिबल तो है, लेकिन सवाल है क्यों, ऐसा होता कैसे है? तो देखो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो या रियल हो, एक ऑब्जेक्ट तो है जो कि हम रियल हैं। अब रे ऑफ लाइट जाएगा, प्लेन मिरर से टकराएगा, और टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो वो कहीं ना कहीं जो कैमरे के अंदर जो लेंस है उसके थ्रू पास करेगा और वो उसी को क्या करता है, कैप्चर्स करता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। बस कहानी यह है कि लाइट जो है वो शटर के अंदर यानी कि कैमरे का लेंस जो है उसके अंदर आनी चाहिए। अब वो रियल कट करते हुए आए या वर्चुअल कट करते आए, लेकिन रे ऑफ लाइट जो है वो रियल होनी चाहिए, तभी हमारा जो कैमरा है या फिर हमारा मोबाइल जो है उसका इमेज कैप्चर कर सकेगा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, इसका आंसर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो बाइक है या फिर स्कूटी है या कार है, सामने में ड्राइवर के आगे जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। वो कन्वेक्स ही क्यों होता है, जैसा कि ये सवाल पूछ रहा है, तो इसका जवाब ये होगा, देखो कन्वेक्स मिरर में जो नेचर है इमेज फॉर्म करने का, एक तो हमने पढ़ा था वो डिमनिस्ट होता है, तो इसका भी एक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मान लो एक बहुत बड़ी ट्रक आ रही है तो हम चाहेंगे कि एक छोटे से मिरर में उसका पूरा का पूरा इमेज आ जाए, जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरह से ड्राइविंग करनी है। एक बात। दूसरी बात है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो फोकस या फोकस से पोल के बीच में, यानी कि उसका जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम होता है, यानी कि आप क्लियर उसका विजन आपको मिलता है बैक का, जिससे कि आपकी ड्राइविंग जो है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छी हो जाए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये भी है कि ट्रक की कोई ना कोई स्पीड होगी। अब जो है इमेज की स्पीड, हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड इक्वल होती है, लेकिन यहां क्या इक्वल होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, सोच के देखिए। तो अगर आप मिरर फॉर्मूले से इस रिलेशन को डिराइव करें तो आप देखेंगे कि जो स्पीड होती है इमेज की कन्वेक्स मिरर में वो काफी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो काफी हाई स्पीड से कोई कार या ट्रक या पीछे से जा रही है, तो आप जो इमेज देखोगे अपनी मिरर के सामने, है ना, मिरर के आगे, वो क्या होगा, कम होगा। इनकी स्पीड जो होगी काफी कम होगी, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक व्यूज मिलेगा। सवाल का जवाब तो हम पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर के केस में जब हम इमेज की स्पीड निकालते हैं तो वो काफी कम होती है ऑब्जेक्ट के स्पीड के कंपैरिजन में, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं मिरर फॉर्मूले की हेल्प से। हमने आपको बताया है, आप वहां देख लें। लेकिन फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा जा रहा है कि कन्वेक्स मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगी तो उसकी बताइए स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी या फिर इक्वल होगी। तो प्लेन मिरर में तो हमें पता है इक्वल होता है, लेकिन यहां पे कन्वेक्स मिरर के केस में चूंकि वहां पे फोकस और पोल के ही बीच में वो मूव कर सकता है इमेज, है ना, हमें पता है कि फोकस और पोल के बीच में इमेज फॉर्म होगा, तो इसकी स्पीड जो होती है काफी कम होती है। किसकी स्पीड, इमेज की स्पीड। यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जब आप मान लो स्विमिंग कर रहे हो, पानी के अंदर हो और आपका फ्रेंड जो है बाहर है, तो आप पानी के अंदर से जब उसको देखोगे तो उसका इमेज जो है, उसका साइज जो है वो कैसा होगा, यानी कि वो लंबा दिखाई देगा, नाटा दिखाई देगा या सेम साइज का दिखाई देगा। तो देखिए, आप जो देखते हैं, जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होता है, रे ऑफ लाइट आपकी आंखों पे जाती है, रेटिना से टकराती है और वहां पे इमेज फॉर्म होता है। तो लाइट जो है वो एक तरह से रेयरर से डेंसर, यानी कि वाटर जो है डेंसर मीडियम है ना, कंपेयर टू एयर। तो लाइट जब एंटर करेगी रेयर से डेंसर तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, जैसा कि यहां आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहां पे अगर हम वर्चुअली अगर हम पीछे की ओर ले जाएं तो एक तरह से उसका जो अपरेंट शिफ्ट होगा ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो इमेज होगा आपके फ्रेंड का वो थोड़ा बड़ा, यानी कि उसका लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि वो एक तरह से लंबा यानी टॉलर दिखाई देगा। तो यही इस सवाल का जवाब था। और इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो, यानी कि आपका जो फ्रेंड है वो अगर आपको देखेगा तो वो किस तरह का, मतलब आपकी हाइट कैसा देखेगा। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, बाकी ये सवाल था और ये था इसका जवाब। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, केवल आपको एक रिलेशंस जो है हमने इसको डिराइव किया था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब यहाँ क्या है, r क्या है, r प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। जब आप इन्फिनिटी रखेंगे 1 पाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि μ1 अपॉन μ2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, u अपॉन v के इक्वल होगा। यानी कि रियल डेप्थ u को मान लीजिए और v को क्या मान लीजिए, एपरेंट डेप्थ। तो इजिली जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव करने के लिए आप मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन में आपको एक तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स या कह लो कि कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस दिया गया है और पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट को एक बार हम प्लेन सरफेस की ओर और एक बार कन्वेक्स सरफेस की ओर रखेंगे तो बताइए कि इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, कहानी यहाँ ये है कि अगर फोकल लेंथ चेंज हो जाए, मतलब कि प्लेन साइड से कुछ और आ जाए, कन्वेक्स साइड कुछ और आ जाए, तो फोकल लेंथ चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर फोकल लेंथ दोनों ही साइड से सेम आता है तो हम कहेंगे
कहेंगे कि इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने पढ़ा है लेंस मेकर फॉर्मूला है ना फोकल लेंथ निकालने के लिए, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो मान लीजिए एक बार प्लेन साइड की ओर रखिए, तो एक r1 जो है मान लीजिए प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए जो r रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक बार आप इन्फिनिटी रखिए, तो दोनों बार आप जब रखेंगे तो आप देखें कि जो f फोकल लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा कि यहां आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा। तो अगर फोकल लेंथ जो है वह डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे आप प्लेन साइड रखें या कन्वेक्स साइड, तो इसका मतलब यह हुआ कि इमेज की पोजीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही था इस सवाल का जवाब कि बिल्कुल अगर आप किसी भी साइड रखें इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि एक मान लो कि एक ट्यूब है, उसके अंदर हमने एक लेंस को फिट कर रखा है और लाइट को हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब वो अंदर जाके है ना बाहर निकल रही है तो डाइवर्जेंट वे में निकल रही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि चूंकि वो डाइवर्जेंट नेचर का है तो वो कनकेव लेंस होगा, है ना? क्या ये सही होगा कि कनकेव लेंस ही हो सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एक कन्वेक्स लेंस भी माउंटेड कर दें तो कन्वेक्स लेंस के अंदर से मान लो कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्ज मान लो कि अगर फोकल लेंथ अंदर ही कहीं ना कहीं है इन ट्यूब के अंदर, तो कन्वर्ज करने के बाद अब क्या होगा, एक पॉइंट पे मिलेगा और फिर वो इस तरह से जैसा कि आपको फिगर में देख रहा होगा कि वो डाइवर्जेंट करते हुए बाहर निकल रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट अगर नेचर हो बीम का जो बाहर निकलने का, तो वो हमेशा कनकेव ही हो, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो ऑब्वियस है कि इस सवाल का जवाब होगा नो, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट अगर बीम निकल रहा है तो डाइवर्जेंट लेंस ही माउंटेड हो। यहां आप क्लियरली देख रहे होंगे कि कन्वेक्स लेंस से भी ये कंडीशन हो सकता है, मतलब कि लाइट जो है डाइवर्जेंट नेचर का बाहर निकले। तो यही था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी रहा है कि अगर वो कन्वेक्स यानी कि कुछ इस तरह से उथला हुआ पार्ट हो यानी स्फेरिकल हो तो वो कन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। जैसा कि यहां क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि लाइट जो है एक तरह से कैसे पास हो रही है, वो एयर बबल है, तो एयर क्या हो गया एक तरह से रेयर मीडियम और वाटर क्या हो गया डेंसर मीडियम। तो सराउंडिंग जो मीडियम है वह ज्यादा डेंस है और जो एयर बबल है वो एक तरह से रेयर है। तो लाइट जो है जब बाहर निकलेगी तो वो एक तरह से डाइवर्जेंट बीम निकलेगा। तो हम कहेंगे कि यहां पे वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, डाइवर्जेंट नेचर का बिहेव कर रहा है। वैसे भी अगर हम फॉर्मूला देखें जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1, यानी कि μ1 क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम हो गया। तो सराउंडिंग मीडियम अगर ज्यादा है μ2 कम है तो ऑब्वियस है कि निगेटिव आएगा। निगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो यहां पे एयर बबल के केस में चूंकि एयर बबल जो है एक तरह से रेयर मीडियम है और वाटर यानी सराउंडिंग मीडियम जो है डेंसर मीडियम है, तो यहां पे एयर बबल जो है एक तरह से डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। यही था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें कहा गया है कि दो कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस है, अलग अलग फोकल लेंथ का दिया गया है। इसमें कह रहा है एपरेचर साइज क्या होता है ना, कि मान लो कि एक कन्वेक्स लेंस का साइज हम ज्यादा ले लें जिससे कि ज्यादा रे ऑफ लाइट उससे पास हो, और मान लो कि वो इन्फिनिट से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, और कन्वर्जिंग के बाद वो जैसे ही बाहर डाइवर्जेंट होकर निकलेगी तो सामने में एक छोटे एपरेचर का अगर कन्वेक्स लेंस रख दें तो लाइट जो है एक तरह से फोकस से अगर जा रही है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखो तो लाइट जो है पूरी की पूरी वहां से पास हो रही है, यानी कि एपरेचर साइज भी कम हो गया। अब जब एपरेचर साइज कम होगा तो इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास था एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया कम हो गया, एनर्जी तो पूरी की पूरी जितना लाइट जो है कैप्चर हुआ था बड़े एपरेचर के लेंस से उतना ही पास हो रहा है, तो इंटेंसिटी ऑब्वियस है बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी उतना ही है और एरिया कम हो रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ गया। तो यही था इसका जवाब कि लाइट जो है यहां पे इंटेंसिटी अपना बढ़ा लेगा और एपरेचर साइज कम कर लेगा। और हम लोग जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की साइज जो होता है उसका एपरेचर साइज जो होता है लेंस का ज्यादा होता है, जिससे कि मैक्सिमम लाइट जो है वो उसके अंदर से पास हो और एक पॉइंट पे फोकस होती है, और सामने जो आंखों की ओर जिसे आईपीस बोलते हैं उसका एपरेचर साइज कम होता है, जिससे कि वो लाइट जो है उसके बाद वो पैरेलल हो और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हम क्लियर विजन जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का देख पाते हैं। तो यही था इसका जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच।
सवाल का जवाब होगा नो, क्योंकि हमें पता है कि मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक तरह से उसके ज्योमेट्री पे, यानी कि जो उसका सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस वो तो फिक्स है ना, वो तो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका मतलब है वाटर या किसी भी मीडियम के अंदर ले जाए मिरर को तो उसका फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा। तो ये था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच। इस सवाल का जवाब होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा फोकल लेंथ, क्योंकि लेंस जो है वो सराउंडिंग मीडियम, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला भी हमारे पास है 1/f = μ-1, म्यू मतलब μ2/μ1 कह लो, और μ1 क्या है, सराउंडिंग मीडियम। अब सराउंडिंग मीडियम चूंकि चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच। मिरर के अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, इसकी वजह यह है, पहले बात तो क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब लेंस के थ्रू लाइट पास होती है, यानी कि रिफ्रैक्ट होता है, तो लाइट जो है वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पे फोकस होती है। यही प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअल में क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। अब चूंकि रिफ्लेक्शन में यहां पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, डिपेंड करता ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहां यानी कि मिरर के केस में ये क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो होगा ही नहीं, तो राइज होने की सवाल ही नहीं होता है। तो यही था इसका जवाब। क्रोमेटिक एब्रेशन ये जो प्रॉब्लम है ये डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होती है। अब चूंकि जो लेजर है उसमें एक सिंगल वेवलेंथ होगा, अब जब सिंगल वेवलेंथ होगा तो लेंस के थ्रू जब पास होगा तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पे क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही तभी होता है जब लाइट जो है डिफरेंट वेवलेंथ का हो। तो ऑब्वियस है इसका जवाब होगा नहीं भाई, लेजर के केस में क्रोमेटिक एब्रेशन जैसी चीजें नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो ये था एचसीवी का शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर, और आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 और 2, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।